नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी में। दोस्तों, ये हमारी MPPSC प्रीलिम्स 2023 की स्पेशल मैराथन सीरीज की 5वीं क्लास है, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे साहित्य सृजन, प्राचीन काल के साहित्यकार, मध्य प्रदेश के साहित्यकार, आधुनिक काल के साहित्यकार, मध्य प्रदेश की प्रमुख साहित्यिक पत्रिकाएं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, हो सकता है आज की क्लास आपको लगे हिंदी साहित्य की क्लास की तरह, लेकिन विश्वास मानिएगा, एमपीपीएससी प्री एग्जाम में मध्य प्रदेश साहित्य सृजन के अंतर्गत मिनिमम 2 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते ही हैं। आप चाहें तो एमपीपीएससी प्री का पुराना कोई भी पेपर उठा के देखिएगा, उसमें आपको कम से कम 2 क्वेश्चन मध्य प्रदेश साहित्य से संबंधित देखने को जरूर मिलते हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? ऑप्शन दिए गए हैं। अभिज्ञानम शकुंतलम, आप सभी जानते होंगे, यह कालिदास की काफी प्रमुख रचना है। विक्रमो वर्षियम और मेघदूतम, यह तीनों दोस्तों याद रखिएगा काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं कालिदास जी की। और याद रखिएगा, महाकवि कालिदास को ही भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। और इसके अलावा ऑप्शन दिया गया है वैराग्य शतक, जो कि भर्तृहरि की रचना है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। यह तीनों, अभिज्ञानम शकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और मेघदूतम, कालिदास जी की रचना है। और वैराग्य शतक भर्तृहरि की रचना है। आइए जान लेते हैं मध्य प्रदेश के साहित्य के बारे में। राज्य में साहित्य सृजन की परंपरा प्राचीन काल से ही रही है। प्राचीन काल में साहित्य सृजन की मुख्य भाषा संस्कृत थी। संस्कृत के महान साहित्यकार कवि वाल्मीकि, महाकवि कालिदास, बाणभट्ट और भर्तृहरि मध्य प्रदेश के ही निवासी थे, याद रखिएगा। राज्य के साहित्यकारों का अध्ययन मुख्यतः निम्न 3 बिंदुओं के तहत किया जाता है। सबसे पहले आता है प्राचीन काल के साहित्यकार, जो अधिकतर संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। फिर है मध्यकालीन साहित्य काल, और उसके बाद है आधुनिक काल के साहित्यकार। तो याद रखिएगा, इन तीनों से प्रश्न देखने को बन सकता है। आइए शुरू करते हैं प्राचीन काल के साहित्यकार के साथ। राज्य के प्राचीन काल के साहित्यकारों का वर्णन निम्न प्रकार है। सबसे पहले है महाकवि कालिदास। अगर इनके काल या समय की बात की जाए तो कालिदास के काल के विषय में स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है। कुछ लोग इन्हें ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के मानते हैं, तो कुछ लोग इन्हें चौथी सदी का मानते हैं। सबसे महत्वपूर्ण याद रखिएगा, जिस भी अपन कवि के बारे में पढ़ें तो सबसे महत्वपूर्ण होता है उनके समय, यानी किस काल के हैं वह। उसके बाद उनकी रचनाएं याद रखिएगा, और उनकी भाषा शैली। इन तीनों से ही प्रश्न बनता है। कालिदास जी की रचनाओं के बारे में बात की जाए तो अभिज्ञानम शकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविक अग्निमित्रम। और याद रखिएगा, एक प्रश्न आता है कि अग्निमित्र के चरित्र के बारे में वर्णन किस ग्रंथ में दिया गया है या किस पुस्तक में दिया गया है। तो याद रखिएगा, कालिदास जी की रचना मालविकाग्निमित्रम में कालिदास जी ने अग्निमित्र के जीवन के बारे में वर्णन इस पुस्तक में किया गया है। फिर है मेघदूतम, कुमार संभव, रघुवंशम और ऋतु संहारम। तो दोस्तों याद रखिएगा, एक प्रश्न और बनता है ऋतु संहार से। ऋतु संहार पुस्तक में अमरकंटक के सौंदर्य और प्रकृति के बारे में वर्णन किया है कवि कालिदास ने। अगर इनकी भाषा शैली की बात की जाए तो कालिदास की भाषा परिक्रस्त, सरल एवं भावों के अनुकूल है। उन्होंने संस्कृत भाषा में अलंकार शैली का सहज प्रयोग किया है। अगर इनकी विशेषता की बात की जाए तो संस्कृत पदों में ही मानवीय भावनाओं की सहज और प्रभावपूर्ण प्रस्तुति तथा उनके वर्णन सजीव हैं। कालिदास के ज्ञान की विपुलता और जीवन तथा प्रकृति के सूक्ष्म निरीक्षण की गंभीरता उनकी रचनाओं से प्रकट होती है। कालिदास जी के बाद हैं भर्तृहरि। इनका काल है, भर्तृहरि के काल को कुछ विद्वान ईसा पूर्व 72 तो कुछ विद्वान 7वीं शताब्दी मानते हैं। याद रखिएगा, प्राचीन काली के जो कवि हैं तो उनके एग्जैक्ट टाइम काफी कम ग्रंथों में देखने को मिलता है, तो एक विद्वानों या उनके काव्यों के अनुसार अंदाजा लगाया जा सकता है। इनकी रचनाएं काफी महत्वपूर्ण, याद रखिएगा। भर्तृहरि की प्रमुख रचना है श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक। तो याद रखिएगा, अगर आपको याद करने के लिए ट्रिक चाहिए तो शतक अधिकतर भर्तृहरि की रचनाओं में आपको देखने को मिलता है। और अगर इनकी भाषा शैली की बात करें तो भर्तृहरि ने संस्कृत भाषा में एक श्लोकी कविता शैली का प्रयोग किया है। इस लाइन को याद रखिएगा, एक श्लोकी कविता शैली। एक श्लोकी कविता शैली के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं भर्तृहरि। फिर है भवभूति। इनका काल है 8वीं शताब्दी और इनकी रचनाएं हैं काफी महत्वपूर्ण है। उत्तर रामचरित, इसका अधिकतर पूछा जाता है। फिर है मालती माधव, यह भी महत्वपूर्ण है। और फिर है महावीर चरित्र। तो इनकी तीनों
रचनाओं के नाम काफी अच्छे से याद रखिएगा, उत्तर रामचरित, मालती माधव और महावीर चरित्र, यह तीनों भवभूति द्वारा लिखी गई हैं। इनकी भाषा की बात करी जाए तो भाषा शैली है, भवभूति ने अपने काव्य में संस्कृत भाषा का प्रयोग गंभीर नाट्य शैली में किया है। फिर है बाणभट्ट, इनका काल है आरंभिक 7वीं शताब्दी और इनकी रचनाएं हैं हर्षचरित्र, कादम्बरी और आल्हाखंड, यह तीनों काफी महत्वपूर्ण है। और हर्षचरित्र के अंतर्गत राजा हर्षवर्धन के चरित्र के बारे में या उनकी जीवनी के बारे में डिस्कस किया गया है, याद रखिएगा। और आल्हाखंड बुंदेलखंड का एक गायन है। इनकी भाषा शैली की बात की जाए तो बाणभट्ट ने संस्कृत भाषा में गद्य शैली के लिए पांचाली रीति का प्रयोग किया है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सी रचना भर्तृहरि की नहीं है? ऑप्शन दिया है ऋतु संहार, जो कि महाकवि कालिदास की रचना है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। इसके अलावा भर्तृहरि की रचनाएं याद रखिएगा, श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक। अगला प्रश्न है मालती माधव की रचना किसने की थी? ऑप्शन है बाणभट्ट, कालिदास, भवभूति या जगनिक। तो याद रखिएगा मालती माधव की रचना भवभूति जी ने की थी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है सुमेलित कीजिए, सूचीबद्ध में दिया है लेखक का नाम और सूची 2 में दी है उनकी रचना। सबसे पहले देखते हैं बाणभट्ट, तो बाणभट्ट ने कादम्बरी की रचना की थी, भवभूति ने उत्तर रामचरित की रचना की थी, केशव दास जी ने रतन वावनी की रचना की थी और पद्माकर ने जगत विनोद की रचना की थी। यह मैंने सामने के सामने इसलिए लिखा है ताकि आपको याद करने में आसानी हो। बाणभट्ट की मुख्य रचना है कादम्बरी, भवभूति की उत्तर रामचरित्र, केशव दास की रत्न वावनी और पद्माकर की है जगत विनोद। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, 1 2 3 4। अगला प्रश्न है राम रसायन किसकी रचना है? बाणभट्ट, केशवदास, पद्माकर या भवभूति? तो याद रखिएगा राम रसायन पद्माकर जी की रचना है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। आइए अब जान लेते हैं मध्यकाल के साहित्यकारों के बारे में। सबसे पहले जानते हैं जगनिक, और इनका काल या इनका समय था 1230 ईसा के समकक्ष, यानी कि 1230 के आसपास। इनकी मुख्य रचना है आल्हाखंड, और याद रखिएगा आल्हाखंड का अधिकतर पूछा जाता है, तो जगनिक की रचना है। इनकी भाषा शैली की बात की जाए तो जगनिक ने बुंदेली भाषा की उपबोली जिसका नाम है बनाफरी का प्रयोग करते हुए गीतात्मक काव्य की रचना की है, यानी कि उनकी मुख्य भाषा थी बुंदेलखंडी की उपबोली बनाफरी। आपको ऑप्शन में बुंदेलखंडी भी देखने को मिल सकता है। फिर है केशव दास, इनका समय था 1555 से 1617 ईस्वी। इनकी रचनाएं हैं रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, वीर सिंह चरित्र, कवि प्रिया, विज्ञान गीता, रतन वावनी, जहांगीर जस चंद्रिका, नक्सिक और चंद्रमाला। यह सभी काफी महत्वपूर्ण है, एक बार फिर से देखते हैं। रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, वीर सिंह चरित्र, कवि प्रिया, विज्ञान गीत, रतन वावनी, जहांगीर रस चंद्रिका, नक्सिक और छंदमाला। इनकी भाषा शैली है केशव दास ने बुंदेली मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। मध्य प्रदेश के अधिकतर आपको कभी या तो बुंदेलखंडी लैंग्वेज वाले मिलेंगे या ब्रज भाषा वाले या इनकी मिक्स भाषाओं वाले। फिर है सिंगा जी, इनका समय है 1576 से 1616 ईस्वी के मध्य। इनकी रचनाएं हैं हेम द्वारा संकलित परचुरी और 15 तिथि 12 मासी। फिर से देखिएगा, खेम द्वारा संकलित परचुरी, 15 तिथि और 12 मासी। इनकी भाषा है सिंगा जी ने निवाड़ी भाषा में गीत काव्य शैली का प्रयोग किया है। फिर है कवि भूषण, इनका समय है 1613 से 1715। इनकी रचनाएं हैं शिवा वावनी। शिवा वावनी में इन्होंने शिवाजी महाराज के बारे में डिस्कस किया है। फिर है छत्र दशक, इसमें राजा छत्रसाल के बारे में इन्होंने लिखा है। फिर है भूषण जहारा, भूषण उल्लास, शिवराज भूषण। तो इनमें से इन 2 के नाम काफी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। शिवा वावनी किसने लिखा है, अधिकतर पूछा जाता है, तो कवि भूषण ने। और छत्रसाल दशक किसने लिखा है, तो कवि भूषण ने। इनकी भाषा शैली है, भूषण ने ब्रज भाषा का प्रयोग अरबी फारसी शब्दों के साथ किया है, यानी कि इनकी मुख्य भाषा है ब्रज भाषा और अरबी और फारसी शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया है। फिर है कवि पद्माकर, इनका समय काल है 1753 से 1833 ईस्वी तक।
इनकी रचनाएं हैं आली जहां प्रकाश, जगत विनोद, राम रसायन, तो राम रसायन काफी महत्वपूर्ण, याद रखिएगा, और जगत विनोद, गंगा लहरी, प्रबोध पचासा और कली पच्चीसी। तो दोस्तों याद रखिएगा, इनकी सभी रचनाएं महत्वपूर्ण है, तो अपन ये नहीं कह सकते कि ये वाली इंपॉर्टेंट है या ये वाली, बाकी जो भी पहले आ चुकी हैं वह मैं बता रहा हूं। जगत विनोद और राम रसायन यह पहले एग्जाम से पूछी जा चुकी हैं। फिर इनकी भाषा देख लेते हैं। पद्माकर ने बुंदेली मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। फिर है मुल्ला रमजू, इनका काल है 1896 से 1952 तक। इनकी रचनाएं हैं लाठी और भैंस, शादी, औरत जात, अंगूरा, मुसाफिर खाना, तारीख जिंदगी और सिफा खाना। इनका विषय वस्तु है अंग्रेजी शासन के विरुद्ध तथा व्यवस्था पर हास्य व्यंग। और अगर इनकी भाषा शैली की बात की जाए तो उर्दू में गुलाबी उर्दू शैली का प्रयोग किया है। यह लाइन काफी महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है गुलाबी उर्दू शैली का प्रयोग किसने किया है, तो याद रखिएगा मुल्ला रमजू ने। हास्य व्यंग शैली का प्रयोग उर्दू भाषा में किया है। फिर है बालकृष्ण शर्मा नवीन, इनका समय है 1897 से 1960 के बीच। इनकी मुख्य रचनाएं हैं कुमकुम, रश्मि रेखा, आपने सबने नाम सुना होगा, सौतन, उर्मिला और अपलक। तो याद रखिएगा रश्मि रेखा और उर्मिला काफी महत्वपूर्ण है, कुमकुम भी पूछा जाता है। इनका विषय वस्तु है प्राकृतिक के सौंदर्य का छायावादी वर्णन। इनकी भाषा शैली है, इन्होंने खड़ी बोली में ब्रज, अवधी, बुंदेली, उर्दू आदि भाषाओं के शब्दों का प्रयोग किया है। किसमें? खड़ी बोली में। फिर सुभद्रा कुमारी चौहान, आप सभी ने नाम सुना होगा। इनका काल है 1904 से 1948 के मध्य, और इनकी रचनाएं, सबसे प्रमुख रचना है झांसी की रानी, पूछा जाता है। फिर है राखी की चुनौती, वीरों का कैसा हो बसंत, बचपन, मुकुल, चित्रधारा। एक चित्रधारा है और एक त्रिधारा है, ये दोनों रचनाएं इन्हीं की हैं, याद रखिएगा। अगर आपसे चित्रधारा पूछा जाए तो भी सुभद्रा कुमारी चौहान, और चित्रधारा पूछा जाए तब भी सुभद्रा कुमारी चौहान। फिर है बिखरे मोती, यह भी काफी महत्वपूर्ण है। सभा के खेल और सीधे सीधे चित्र आदि सुभद्रा कुमार चौहान की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इनका विषय वस्तु है, इन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और स्वतंत्रता संग्राम तथा ग्रस्त जीवन के अनुभवों के बारे में लिखा है। इनकी भाषा शैली है, इन्होंने हिंदी भाषा में सरल पद्य शैली का प्रयोग किया है। इनकी रचनाएं एक बार फिर से देखिएगा, झांसी की रानी, राखी की चुनौती, एक मिनट इसे क्लियर कर दूं, झांसी की रानी, राखी की चुनौती, वीरों का कैसा हो बसंत, ये तीनों काफी फेमस हैं। बचपन, मुकुल, चित्रधारा, बिखरे मोती, सभा के खेल, सीधे साधे चित्र, और इसके अलावा त्रिधारा, यह सभी सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है इसूरी ने किस भाषा में छंदों की रचना की है, तो याद रखिएगा इसूरी ने ब्रज भाषा में छंदों की रचना की है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किस कवि ने कृषि एवं मौसम से संबंधित पदों की रचना की है। निम्न में से पूछा गया है और ऑप्शन दिए हैं जगनिक, घाघ, भवभूति या बाणभट्ट। तो याद रखिएगा कृषि और मौसम से संबंधित पदों की रचना कवि घाघ द्वारा की गई है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है परचुरी का संकलन किसने किया, तो याद रखिएगा परचुरी का संकलन उनके शिष्य खेम ने, या खेम की जगह आपको खेमदास भी ऑप्शन में मिल सकता है, तो एक ही याद रखिएगा खेमदास, परचुरी का संकलन। अगला प्रश्न है पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किसने की, तो शायद दोस्तों आप सभी ने नाम सुना होगा पुष्प की अभिलाषा, जो कि माखनलाल चतुर्वेदी की एक काफी महत्वपूर्ण रचना है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। इसके अलावा याद रखिएगा माखनलाल चतुर्वेदी को ही एक भारतीय आत्मा के नाम से भी जाना जाता था, और इनका जन्म 30 जनवरी 1889 में बबई नामक स्थान पर हुआ था। बबई आता है नर्मदापुरम या उस समय के होशंगाबाद जिले के अंतर्गत, याद रखिएगा। आइए अब जान लेते हैं आधुनिक काल के साहित्यकारों के बारे में। सबसे पहले है माखनलाल चतुर्वेदी, और इनका काल माना जाता है 1889 से 1889 से 1968 तक। इनकी रचनाएं है, सबसे प्रमुख है पुष्प की अभिलाषा, हिम किरीटनी, हिम तरंगिणी, युग चरण, मरण ज्वार,
बिजुरी, समर्पण, बनवासी, समय के गांव, चिंतक की लाचारी और रंगों की बोली आदि। तो दोस्तों इनकी बेसिक कई रचनाएं हैं, लेकिन जितनी मैंने इसमें ली हैं आज की वीडियो में या क्लास में, यह सभी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। इनका विषय वस्तु था राष्ट्रीय प्रेम से संबंधित कविताएं। और अगर इनके भाषा शैली की बात की जाए तो इन्होंने हिंदी ब्रजभाषा में तत्सम तद्भव शब्दों के साथ साथ उर्दू एवं फारसी शब्दों का प्रयोग बखूबी किया है। इन्होंने गद्य शैली एवं पद्य शैली दोनों का प्रयोग किया है। उनके बाद आते हैं भवानी प्रसाद मिश्र। इनका काल है 1914 से 1985 के बीच। इनकी रचनाएं हैं गांधी 5 सती, गीत फरोज, चकित है दुख, अंधेरी कविताएं, खुशबू के शिलालेख और बुनी हुई रस्सी। इनका विषय वस्तु है गांधी के जीवन से संबंधित एवं प्राकृतिक चित्रण आदि से संबंधित इन्होंने रचनाएं की हैं। फिर आते हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। इनका काल है 1917 से 1964 के बीच। इनकी मुख्य रचनाएं हैं चांद का मुंह टेढ़ा है, यह सब आपने नाम सुना होगा, नए निबंध, भूरी भूरी खाक, धूल, एक साहित्यिक की डायरी, कामायनी एक पुनर्विचार आदि। इनका विषय वस्तु है जीवन की कटु सच्चाइयों, गरीबी, व्यवस्था एवं विसंगतियों का मार्मिक चित्रण। और इनकी भाषा शैली है हिंदी भाषा में फैंटेसी शैली का प्रयोग किया है। फिर है हरिशंकर परसाई। इनका काल है 1924 से 1995 के मध्य। और इनकी रचनाएं हैं जैसे उसके दिन फिरे, हंसते हैं रोते हैं, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है, पाखंडी का जमाना आदि। विषय वस्तु है परसाई जी के काव्य की विषय वस्तु सामाजिक मूल्यगत विसंगतियां हैं। और इनकी भाषा शैली की बात की जाती है, इनकी भाषा सरल व सरस है, जिसमें हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी तथा देसी शब्दों एवं कहावतों का प्रयोग किया गया है। फिर है शरद जोशी। इनका नाम भी आप सभी ने सुना होगा। इनका काल है 1931 से 1994 के मध्य। और इनकी रचनाएं हैं पिछले दिनों, रहा किनारे बैठ, जीप पर सवार इल्लियां, किसी बहाने, अंधों का हाथी, एक था गधा, तिलिस्म, मैं और केवल मैं आदि। और इनका विषय वस्तु है जोशी जी ने सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों पर व्यंग्य किया है। इनकी भाषा शैली है जोशी जी ने हिंदी के तत्सम, देशज तथा अंग्रेजी के शब्दों का खूब प्रयोग किया है। जोशी जी की शैली मुख्य रूप से व्यंग्यात्मक है। फिर है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। इसे आप इनके नाम पे डबल स्टार मार्क करिएगा। इनका काल है मध्य 20वीं शताब्दी। और इनकी मुख्य रचनाएं हैं, सबसे पहले तो याद रखिएगा हिंदी साहित्य, 20वीं शताब्दी, नए प्रश्न, आधुनिक साहित्य, यह कुछ काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं इनकी। राष्ट्रभाषा की कुछ समस्याएं, रीति और शैली, हिंदी साहित्य का इतिहास आदि। तो याद रखिएगा हिंदी साहित्य और हिंदी साहित्य का इतिहास, आधुनिक साहित्य, 20वीं शताब्दी, नए प्रश्न, यह सभी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी की रचनाएं हैं ये। इनका विषय वस्तु है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी ने हिंदी साहित्य की समीक्षा की है। यह अधिकतर पूछा जाता है हिंदी साहित्य की समीक्षा किसने की, तो याद रखिएगा आचार्य नंद कुमार दुलारे ने, सॉरी आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने। भाषा शैली है हिंदी भाषा में रस, छंद, अलंकार का सुंदर समन्वय किया है। फिर है डॉक्टर शिव मंगलम सिंह सुमन। इन्हें ही सुमन के नाम से भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है, याद रखिएगा। इनका काल है 20वीं शताब्दी। और इनकी रचनाएं हैं जीवन के गान, हिल्लोल, प्रलय सृजन, विश्वास बढ़ता ही रह गया, आंखें नहीं भरी, बिंद हिमालय, मिट्टी की बारात, इसे इंपॉर्टेंट है, टिक मार्क करिएगा। डॉक्टर मंगलम सिंह सुमन द्वारा मिट्टी की बारात लिखी गई है। फिर है युग का मोल आदि। इनकी सबसे प्रमुख है मिट्टी की बारात, यह पूछी जाती है। इनका विषय वस्तु है प्रकृति एवं मानव जीवन का छायावादी वर्णन। इनकी भाषा शैली है सुमन जी ने खड़ी बोली में संस्कृत एवं उर्दू के शब्दों का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी रचना सुभद्रा कुमारी चौहान की नहीं है। ऑप्शन है बचपन, मुकुल,
और चित्रधारा। तो यह तीनों सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाएं हैं, लेकिन बिजुरी माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, रश्मि रेखा की रचना किसने की थी? दोस्तों याद रखिएगा, रश्मि रेखा की रचना की थी बालकृष्ण शर्मा उर्फ नवीन ने। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, गुलाबी उर्दू शैली का प्रयोग किसने किया था? तो अभी अपन ने डिस्कस किया, गुलाबी उर्दू शैली का प्रयोग किया था मुल्ला रमूजी ने। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने हिंदी साहित्य की समीक्षा की थी? आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने हिंदी साहित्य की समीक्षा की थी। और यह सभी प्रश्न आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, नई दुनिया अखबार सर्वप्रथम कब प्रकाशित किया गया था? तो याद रखिएगा, नई दुनिया अखबार या समाचार पत्र 1947 में सर्वप्रथम प्रकाशित किया गया था, या सबसे पहले प्रकाशित किया गया था। फिर है, हरिशंकर परसाई अपने लेखन में किस भाषा का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन है हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी या यह सभी। तो याद रखिएगा, हरिशंकर परसाई अपने लेखन में इन सभी भाषाओं का प्रयोग करते हैं, हिंदी का भी, उर्दू का भी, अंग्रेजी का भी। अगला प्रश्न है, बालकृष्ण शर्मा नवीन किस काल के साहित्यकार थे? तो याद रखिएगा, यह थे 1897 से 1960 के मध्य के, या इनका काल था ये 1897 से 1960। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। फिर है, आला खंड की रचना किसने की? तो याद रखिएगा, जगनिक ने आला खंड की रचना की है। और आप चाहे तो इस प्रश्न को भी स्टार मार्क करिएगा। अगला प्रश्न है, चांद का मोह टेढ़ा है किसकी रचना है? तो याद रखिएगा, चांद का मोह टेढ़ा है गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, युग चरण किसकी रचना है? तो याद रखिएगा, युग चरण है माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, सदाचार का ताबीज किसकी रचना है? हरिशंकर परसाई, भवानी प्रसाद मिश्र, शरद जोशी या बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो याद रखिएगा, सदाचार का ताबीज है हरिशंकर परसाई की रचना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, नया विकल्प पत्रिका का प्रकाशन किस शहर से होता है? तो याद रखिएगा, नया विकल्प पत्रिका का प्रकाशन विदिशा से होता है। दोस्तों वीडियो के लास्ट में अपन एक इसकी लिस्ट भी देख लेंगे, तो मध्य प्रदेश की प्रमुख जितनी साहित्यिक पत्रिकाएं हैं और उनका प्रकाशन कहां से होता है। अगला है, बीड़ा का प्रकाशन कहां से होता है? इसलिए भी आप डबल स्टार मार्क करिएगा, एमपीपीएससी में और अन्य एग्जाम में भी पहले कई बार पूछा जा चुका है। और याद रखिएगा, बीड़ा का प्रकाशन होता है इंदौर से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान से वसुधा पत्रिका का प्रकाशन नहीं किया जाता? ऑप्शन है जबलपुर, भोपाल, रीवा और खंडवा। तो याद रखिएगा, वसुधा पत्रिका का प्रकाशन जबलपुर से भी किया जाता है, भोपाल से भी किया जाता है और रीवा से भी किया जाता है, लेकिन खंडवा से नहीं किया जाता। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, एक साहित्यिक की डायरी किसकी रचना है? तो याद रखिएगा, यह रचना है गजानन माधव मुक्तिबोध की, एक साहित्यिक की डायरी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं में से हरिशंकर परसाई की रचना कौन सी है? ऑप्शन है परिक्रमा, जैसे उसके दिन फिरे। तो उसका सही जवाब यही है, जैसे उसके दिन फिरे हरिशंकर परसाई की रचना है। अगला प्रश्न है, कालिदास के किस ग्रंथ में अमरकंटक के सौंदर्य का चित्रण किया गया है? तो याद रखिएगा, ऋतु संहार में, जो कि कालिदास जी का ग्रंथ है, इसमें अमरकंटक के सौंदर्य का एवं प्रकृति का चित्रण किया गया है। और याद रखिएगा, भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। कालिदास अकादमी उज्जैन में स्थित है और उज्जैन को ही कालिदास की नगरी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? अभी अपन ने डिस्कस किया, महाकवि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रबोध पचासा के रचनाकार कौन है? तो याद रखिएगा, प्रबोध पचासा के रचनाकार है पद्माकर या कवि पद्माकर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, तूस की आग किसकी रचना है? तो याद रखिएगा, भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचना है तूस की आग। अगला प्रश्न है, नया विकल्प साहित्यिक पत्रिका कहां से प्रकाशित होती है? तो याद रखिएगा, नया विकल्प साहित्यिक पत्रिका विदिशा से प्रकाशित होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। आइए अब जान लेते हैं मध्य प्रदेश की कुछ प्रमुख साहित्यिक पत्रिकाओं के बारे में। इस तरफ है पत्रिका के नाम, इस तरफ है प्रकाशन के शहर। सबसे पहले याद रखिएगा, वसुधा, साक्षात्कार,
पूर्वाग्रह, चौमासा, नया पाठ, काल वार्ता, नया विकल्प और अनंत, यह सभी भोपाल से प्रकाशित होती हैं। एक बार फिर से इनके नाम देखिएगा। वसुधा, साक्षात्कार, पूर्वाग्रह, चौमासा, नया पाठ, काल वार्ता, नया विकल्प और अनंत भोपाल से प्रकाशित होती हैं। वीणा कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, याद रखिएगा, इंदौर से प्रकाशित होती है। फिर वसुधा और पहल, इसका प्रकाशन जबलपुर से होता है। आवेग और कंकर रतलाम से प्रकाशित होती हैं। यात्रा होती है कटनी से प्रकाशित, याद रखिएगा, यात्रा भी पहले पूछी जा चुकी है एग्जाम में। नया विकल्प विदिशा से प्रकाशित होती है। आकंठ पिपरिया से प्रकाशित होती है। और वसुधा रीवा से प्रकाशित होती है। वसुधा याद रखिएगा 3 जगह से होती है, भोपाल, रीवा एवं जबलपुर से। ऑप्शन में या तो आपको या तीनों आ जाएंगे या 3 में से किसी एक का नाम याद रखिएगा। तो रीवा, भोपाल और जबलपुर। तो दोस्तों ये थी हमारी एमपीपीएससी प्री 2023 की स्पेशल सीरीज की 5वीं क्लास। आशा करता हूं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपने अभी तक अथर्व एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और अगर आपने इसके पहले की 4 वीडियोस नहीं देखी है तो एक बार उन वीडियोस को भी आप जरूर देखिएगा, आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। जल्दी ही फिर मिलता हूं अपनी अगली क्लास के साथ। धन्यवाद दोस्तों।